मैं भी तुम्हारे साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। सिपाही उसे पकड़कर जेल खा। भाई तुम तो अपनी चालाकी से खुद ही। यहाँ समरकंद में तो चंदन की लकड़ी कौड़ियों के भाव में बिकती है। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी गांव में विजय नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापारी बहुत ही नेक दिल और ईमानदार आदमी था। वह विजय व्यापारी दूर दूर के शहरों से व्यापार किया करता था। जहाँ जो भी चीज सस्ती देखता था वह उसे खरीद लेता था और दूसरे शहरों में जाकर अधिक मूल्य में बेच देता था। वह इसी से अपना गुजारा किया करता था। एक दिन उसको खबर मिली कि समरकंद शहर में चंदन बहुत महंगा बिकता है। तभी विजय व्यापारी ने अपनी सारी जमा पूंजी का चंदन खरीद लेता है और उसे बेचने के लिए समरकंद शहर की ओर चल देता है। जब वह व्यापारी समरकंद के पास पहुंचा, तो वहां के एक चंदन के व्यापारी को विजय व्यापारी के आने का पता चला। तब वह व्यापारी बहुत ही चिंतित हुआ और सोचने लगा, यदि ये व्यापारी यहाँ आकर व्यापार करेगा तब मेरा व्यापार तो बंद हो जाएगा, मेरे सामानों की बिक्री कम हो जाएगी। इसीलिए ऐसी कोई तरकीब निकालनी होगी कि ये व्यापारी हमेशा के लिए समरकंद से चला जाए और समरकंद गांव में दाखिल होने से पहले ही जाल में फंस जाए। ऐसा सोचकर समरकंद का वह व्यापारी चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर विजय व्यापारी के पास चला गया। वह उस घर के पास आकर रुक गया जहाँ पर विजय व्यापारी रुका हुआ था। जब रात हुई तो विजय व्यापारी के घर के आगे चंदन की लकड़ियां जला दी। जब विजय व्यापारी को चंदन की लकड़ियां जलने की महक आई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि समरकंद का व्यापारी चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटी पका रहा था। यह देखकर विजय व्यापारी को बड़ा अफसोस हुआ और कहने लगा, अरे मैंने तो सुना था कि समरकंद में चंदन बहुत महंगा मिलता है। इसी वजह से मैंने अपने सारे रुपयों का चंदन की लकड़ी खरीद ली, परंतु आप तो इस चंदन की लकड़ी को जला रहे हैं। क्या मेरी मेहनत और लागत बेकार ही चली जाएगी? क्या यहाँ चंदन की कोई कीमत नहीं है? समरकंद के व्यापारी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है कि आप बुरी तरह से फंस चुके हो। यहाँ समरकंद में तो चंदन की लकड़ी कौड़ियों के भाव में बिकती है। यहाँ तो चंदन की कोई कीमत ही नहीं है। अब तो तुम बर्बाद हो चुके हो। ये बातें सुनकर विजय बहुत निराश हुआ और अपने नुकसान के लिए दुखी होने लगा। वह अपनी किस्मत पर रोने लगा। तभी समरकंद का व्यापारी बोला, आप परेशान मत हो, मुझे तो आपकी दशा पर बहुत ही रहम आता है। आप मेरे मेहमान हो और आपकी सहायता करना मेरा फर्ज है। मैं आपका सब चंदन की लकड़ियाँ खरीद लेता हूँ जिससे कि आपका नुकसान न हो और मैं सहायता भी कर पाऊंगा। मुझे चंदन की लकड़ियों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपकी मुसीबतें देखकर मैं कौड़ी की चीज को अच्छे दामों में खरीद लेता हूँ। एक काम करो, आप मेरे साथ मेरे घर चलो। वहाँ इसके बदले में इतने ही वजन की जो भी चीजें चाहो वहाँ से ले लेना। मैं तुम्हें खुशी से दे दूंगा, परंतु एक शंका है। संभव है कि वहाँ पहुँचकर मेरे घर के लोग मुझे ऐसा करने न दें। इसीलिए इस संबंध में मेरा और तुम्हारा एक इकरारनामा लिखा जाना चाहिए ताकि हम में से कोई भी अपने वादे से पीछे न हट सके। तभी वह विजय व्यापारी मान गया और वे करता भी तो क्या करता। इसके सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। एक तरफ खाई थी तो एक तरफ कुआं था, लेकिन वह फिर भी तैयार हो गया। इसी प्रकार वह एक पत्र पर लिखकर विजय व्यापारी के दस्तक करा लिए गए। इसके बाद वो दोनों व्यापारी समरकंद में लौट आया। तभी वह व्यापारी एक गांव के आदमी के घर में जाकर ठहर गया। वह आदमी उस घर मालिक एवं भटियारा होता है। तभी बातचीत में विजय व्यापारी ने चंदन का भाव पता किया। तभी भटियारा ने कहा, चंदन की लकड़ियाँ यहाँ पर तो हीरे से भी महंगा मिलता है। यह सुनकर विजय को बहुत ही दुख हुआ। तभी वह सोचने लगता है कि अच्छा, यहाँ के व्यापारी ने मुझे ठगने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। उसे समझते देर नहीं लगी, परंतु अब हो ही क्या सकता था। विजय बहुत ज्यादा दुखी हो गया।
दूसरे दिन वह अपना मन अच्छा करने के लिए गांव में घूमने के लिए निकल पड़ा। तो विजय ने एक जगह देखा कि कुछ लोग शतरंज खेल रहे हैं। तभी विजय ने उनसे कहा, मैं भी तुम्हारे साथ शतरंज खेलना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी बोलता है, हम तो शतरंज एक शर्त पर खेलते हैं कि हारने वाला जीतने वाले की आज्ञा का पालन करेगा। जब आदमी के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। ठीक उसी प्रकार विजय भी इस बात पर राजी हो गया और शतरंज खेलने लगा। शतरंज में वह बुरी तरीके से हार गया। जीतने वाले ने शर्त पूरी करने के लिए कहा। तभी विजय ने कहा, जो आप सब कहोगे मैं उसे जरूर पूरा करूँगा। तभी जीतने वाले ने कहा कि मेरी आज्ञा है कि तुम समुद्र का सारा पानी पी जाओ। यह बात सुनकर विजय व्यापारी को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा, ऐसी असंभव चीज को कौन पूरा कर सकता है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा और वहाँ बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। उसी भीड़ में से एक काना आगे बढ़ा और कहने लगा, भैया ये आदमी बहुत ही चालाक है। इसने मेरी एक आँख चुरा ली है। मेरी आँख ठीक ऐसी ही थी जैसी इस आदमी की है। कान्हा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दूसरा आदमी आगे निकल आया। वह अपने हाथों में एक सुंदर सी पोटली लिए हुए था। वह लोगों से कहने लगा, मेरे पास इस तरह के सोने के जेवर की एक बड़ी सी पोटली थी। वो इसी आदमी ने चुरा ली है। इस आदमी से मेरा वो सोने के जेवर वापस दिलवा दो। यह सुनकर लोगों ने विजय व्यापारी को पकड़ लिया और उससे खजाने की गठरी तथा काने की आंख मांगने लगे। विजय व्यापारी ये चीजें कहाँ से देता, क्योंकि उसने तो ये सब चीजें ली ही नहीं थी। वह बेचारा हक्का बक्का रह गया और वह अपने दुर्भाग्य पर पछताने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतने में ही वह भटियारा जिसकी घर में वो विजय व्यापारी रुका हुआ था उधर से आ निकला। उसे व्यापारी की इस दुर्दशा को देखकर उसे बहुत दुख हुआ। तभी उसने सब कुछ जानकर उसने लोगों से कहा, तुम इस व्यापारी को मेरे ऊपर छोड़ दो। जिस दिन और जिस अदालत में कहोगे मैं इसे पेश कर दूंगा। समरकंद ने भटियारे की ईमानदारी की बड़ी ही प्रशंसा की थी। लोगों ने उसका विश्वास करते थे। उन्होंने ये बातें मान ली और भटियारा व्यापारी को साथ लेकर घर में वापस लौट आया। जब वो वापस आया तो भटियारी ने विजय व्यापारी से पूछा, बताओ भाई तुम यहाँ किस लिए आए हो। विजय व्यापारी ने उसको अपना पूरा किस्सा सुनाया। तभी भटियारा ने विजय व्यापारी को कहा, ये गांव ठगों और बदमाशों से भरा हुआ है और तुम उनके जाल में बुरी तरीके से फंस गए हो। परंतु मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। संभव है उससे तुम्हारा छुटकारा हो जाए। बात यह है कि इस गांव में जितने भी ठग और बदमाश हैं, उन सब का एक उस्ताद है। ये सब लोग शाम को उसके पास जाकर अपने कारनामे सुनाया करते हैं और वो उस्ताद उनकी बातें सुनकर ठगने की तरह तरह की तरकीबें बताया करता है। जिस प्रकार भी हो सके तुम भी आज रात को ठगों का भेष बनाकर उस उस्ताद के पास पहुंच जाना। जिन लोगों ने तुम्हें फंसाया है वे भी जरूर वहां पहुंचेंगे। ठगों का उस्ताद जो परामर्श इन लोगों को दे उसे ध्यान पूर्वक सुनते रहना। मेरे ख्याल से तुम्हारे फायदे की बात जरूर निकल जाएगी। तभी उसके अनुसार वह विजय व्यापारी ठग का रूप बनाकर बदमाशों के अड्डे पर जा पहुंचा और एक कोने में छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में वे ठग भी वहां पर आ पहुंचे थे। सबसे पहले चंदन वाले व्यापारी ने अपना किस्सा सुनाया। उसने अपनी चालाकी की खूब तारीफें की और कहने लगा, उस्ताद ये तरकीब कामयाब हो गई तो लाखों के फायदे हो जाएंगे। अंधा ठग यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, भाई तुम तो अपनी चालाकी से खुद ही व्यापारी के पंजे में फंस गए हो। तुमने इकरारनामे में लिखा है कि चंदन के बदले में जो चाहोगे दे दूंगा। अब जरा सोच कर देखो, अगर व्यापारी ने बदले में पिशु नामक जानवर मांगा तो कहाँ से दोगे। पिशु एक तरह का महंगा जानवर होता है जो कि बहुत छोटा सा हल्का मामूली सा होता है। पिशु इतना हल्का होता है कि अगर तुम सारी उम्र भर सिर पटकते रहोगे तो भी केवल पांव भर पिशु एकत्र नहीं कर सकोगे। तुमने इस चीज को बिल्कुल भी ख्याल भी नहीं किया। चंदन का व्यापारी यह सुनकर हक्का बक्का रह गया। तभी वह बोलता है,
भाई, भला उस मूर्ख व्यापारी के दिमाग में ये बातें कहाँ से आ सकती हैं? उसके बाद शतरंज खेलने वाले ने अपना किस्सा बयान किया। सबसे पहले पानी पिलाने वाले ने कहा, तुम भी धोखा खा गए। अगर वो व्यापारी तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी शर्त के अनुसार सारे समुद्र का पानी पीने के लिए तैयार हूँ, पहले तुम उन नदियों को बंद करो जो हर समय समुद्र में गिरती रहती हैं और पानी बढ़ाती रहती हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? शर्त लगाने वाला ये सुनकर खामोश हो गया। इसके बाद तीसरे ठग ने अपनी किस्सा सुनाया। उस्ताद, मैंने सोने की पोटली की चोरी का इल्जाम लगाया है और महाराज के सामने मैं कहूँगा कि यदि मेरा खजाना ना दे तो उसकी कीमत के 1 लाख रुपए मुझे दिला दो। तभी अंधे ठग ने कहा, तुमने भी बहुत बड़ी गलती की। मान लो कि वो व्यापारी तुमसे ये कह दे कि मैं सोने का खजाना देने के लिए तैयार हूँ, पहले तुम सोने की रसीद लाओ, तो तुम क्या जवाब दोगे? अंधे ठग की ये बातें सुनकर उस ठग को बड़ी निराश हुई। सबसे आखिर में उस काने ने अपनी चालाकी का किस्सा सुनाया, जिसने उस व्यापारी पर अपनी एक आंख चुराने का इल्जाम लगाया था। अंधे ठग ने कहा, तुम भी बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। अगर वो व्यापारी तुमसे कहने लगे कि यदि तुम्हारा दावा सच है तो पहले तुम अपनी दूसरी आंख बाहर निकालो, मैं अपनी एक आंख निकालकर उसके साथ तोलूंगा और अगर आंखों का वजन ठीक हुआ तो मैं अपनी एक आंख तुम्हें दे दूंगा, वरना तुम्हारा दावा झूठा है। फिर तुम क्या करोगे? काने ने ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वह सोचने लगा कि कहीं इस ठग के चक्कर में मेरी दूसरी आंख न चली जाए। इसके बाद सभी ठग बातचीत करने लगे और फिर सोच समझकर बोले, बोलो तो उस्ताद, वो व्यापारी बिल्कुल मूर्ख है। ऐसी बुद्धिमानी के सवाल करने की उसमें समझ नहीं है। हम उस पर दावे जरूर करेंगे, आगे जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वैसा ही होगा। तभी अंधा ठग कहता है, तुम्हारी बातों में जो कमजोरियां हैं वो मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से बता दी हैं। अब तुम्हें अधिकार है, जो चाहे वो करो। विजय व्यापारी ये सब बातें सुन रहा था और फिर वह भटियारे के घर में लौट आया। नियत तिथि पर भटियारा व्यापारी को साथ लेकर राजमहल में लेकर चला जाता है। तभी राजा ने सबसे पहले चंदन के व्यापारी का मामला पेश किया और व्यापारी से पूछा, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? व्यापारी तो पहले से ही तैयार था। तभी उसने कहा, मैं अपने वादे के अनुसार चंदन की लकड़ियां देने के लिए तैयार हूँ, परंतु इसके बदले में इसी वजन का पिशु नामक जानवर मुझे दिलाया जाए। राजा ने समरकंद के व्यापारी की ओर देखकर कहा, ये व्यापारी बेईमान नहीं है। ये दस्तखत हुए पत्र के अनुसार माल देने के लिए तैयार है। अब तुम अपने वादे के अनुसार चंदन के बराबर पिशु लाकर तोल दो। जितना चंदन उसके पास है सब तुम्हें दिलवा दिया जाएगा। तभी समरकंद के व्यापारी ने ये बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। अंधे उत्साद ने जो बातें कही थी वही उसके सामने आई थी। तभी उसने राजा से गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, मैं अपने इल्जाम को वापस लेता हूँ। ये व्यापारी जिस कीमत पर चाहे अपने चंदन को बेच सकता है। तभी राजा ने कहा, तुमने अपने दस्तखत पत्र का पालन नहीं किया और इस व्यापारी को बेवजह ही तंग किया है, इसीलिए तुम पर 3000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है, जिसमें से आधी रकम व्यापारी को दी जाए। समरकंद का व्यापार बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, परंतु न्याय प्रिय राजा ने उसकी एक न सुनी और जुर्माने के रुपए वसूल करके उनमें से 2000 रुपए विजय व्यापारी को दिलवा दिए। अब दूसरे आदमी की पेशी हुई। वह डरता कांपता सामने आया और फिर उसने धर्म के गठरी का चोरी का इल्जाम विजय पर लगाया था। तभी विजय व्यापारी राजा से कहता है, महाराज जी, ये आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैंने इसके सोने की पोटली नहीं चुराई है। मेरे ख्याल से तो इसके पास कोई सोने की पोटली थी ही नहीं। अगर होती तो ये मुझे उसकी रसीद लाकर सामने दिखा दे, मैं इसको सोने वाली पोटली वापस कर दूंगा।
राजा ने उस आदमी से धन का रसीद लाने को कहा, परंतु वह धन की रसीद कहाँ से लाता, क्योंकि उसने तो झूठ ही उस पर इल्जाम लगाया था। वह आदमी कुछ भी जवाब ना दे सका और राजा के भय से डरकर कांपने लगा। राजा बहुत क्रोधित हो उठा, परंतु स्वभाव से वह बहुत नरम दिल का राजा था। उसे उस आदमी की धोखाधड़ी मालूम हुई तो उसने बहुत क्रोध आया। तभी उसने हुक्म दिया, इस ठग को अभी के अभी जेल में बंद कर दो और इसको 20 कोड़े लगाओ। सिपाही उसे पकड़कर जेल खाने में ले गए। अब की बार कान्हा खड़ा हुआ और अपनी आँख की चोरी का दावा पेश किया। वह डर भी रहा था कि कहीं इन दोनों की तरह मैं भी पकड़ा ना जाऊं, लेकिन चुपचाप खड़ा रहा। तभी विजय व्यापारी ने कहा, महाराज जी, ये भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। महाराज जी खुद सोच कर देखें कि भला कहीं आँख भी चुराई जा सकती है, और अगर इसका दावा सच्चा है तो मैं आँख देने के लिए तैयार हूँ। पहले ये अपनी दूसरी आँख निकालकर सामने रख दे, फिर मैं अपनी आँख निकालकर इसकी आँख के साथ तोलूंगा। अगर दोनों आँखों का वजन एक ही हुआ तो मैं अपनी आँख बड़ी खुशी से इसको दे सकता हूँ, वरना इसे झूठ बोलने की उचित सजा दी जाए। राजा ने कान्हे की आँख निकालने का हुक्म दे दिया। यह हुक्म सुनकर कान्हे के होश उड़ गए। दूसरे की आँख के लालच में उसकी आँख भी चली जाएगी, ऐसा सोचकर वह रोने लगा। वह राजा के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा और माफी मांगने लगा। महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए। तभी राजा ने सिपाहियों से कहा, इसको भी 20 कोड़े लगाओ और इसके बाद इसको भी जेल में बंद कर दो। सबसे आखिर में शर्त लगाने वाला खड़ा हुआ और विजय व्यापारी से अपनी शर्त पूरी करने के लिए कहने लगा। तभी विजय व्यापारी राजा से बोलता है, महाराज, ये आदमी भी ठगों की मंडली में से एक है। इसने धोखा देकर मुझसे ऐसी कठिन शर्त करा ली है, परंतु मैं इस असंभव शर्त को भी पूरा करने के लिए तैयार हूँ। पहले आप इससे उन समस्त नदियों का पानी रुकवा देने को कहें जो समुद्र में गिरती रहती हैं। यदि ये पानी बराबर उसी तरह समुद्र में गिरता रहा तो मैं कैसे पी सकूंगा। तभी राजा ने उस ठग से कहा, व्यापारी ठीक कहता है, पहले तुम नदियों का पानी रुकवाओ, फिर ये समुद्र का पानी पिएगा। ठग ने ये सुना तो वह काफी परेशान हो गया और राजा के पैरों में गिर पड़ा। राजा ने ये देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया। राजा ने सिपाहियों को आज्ञा दिया कि इसको भी कोड़े लगवाए जाएं, इस व्यापारी को फंसाने के इल्जाम में। कोड़े का नाम सुनकर वह बहुत परेशान हो गया। तभी वह महाराज जी से कहता है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा। परंतु राजा अपने हुक्म पर अटल था। सिपाही उसको बांधकर जेल खाने में ले जाने लगे। विजय व्यापारी एक अत्यंत उच्च कुल का सज्जन व्यक्ति था। उसे बहुत ही दया आई। तभी वह राजा से कहने लगा, महाराज, इन लोगों को जो कुछ भी मेरे साथ करना था वो तो कर चुके हैं। इन लोगों की करनी इनके साथ है, परंतु मुझे इस प्रकार की शिक्षा मिली है कि शत्रुओं की गलतियों को भी क्षमा कर देना चाहिए। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप इनको जाने दें और इनको माफ कर दें। विजय व्यापारी की ये बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने उन्हें क्षमा कर दिया। तीनों धोखेबाजों ने अपने कान पकड़कर कहा कि भाई, हम आगे से किसी के साथ ऐसी धोखेबाजी नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने आपके साथ ऐसा किया। व्यापारी और राजा ने उन्हें माफ कर दिया। विजय व्यापारी लाखों रुपयों का चंदन बेचकर खुशी खुशी अपने गांव चला गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।